Aim right, achieve big at KR Mangalam University. महाराष्ट्र तो गुजरात आफत की बरसात। जूनागढ़ से द्वारका तक बादल मचाए तांडव। पोरबंदर टू भावनगर मौसम का कदर भयंकर। गढ़चिरौली यवतमाल सांगली पानी ला रहा तबाही। ताज की दीवारों तक यमुना, उन्नाव डूबा, कानपुर सहमा। सैलाबी अगस्त, गंगा से शहर तक त्रस्त। अभी अभी बड़ी खबर, बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई लैंडस्लाइड। बाढ़ और बारिश की वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में हाहाकार है। सड़कें बंद हैं, मकान और दुकान सब पानी में डूबे हैं। मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा हाल बेहाल तो गुजरात का है, जहां पिछले 24 घंटे से जमकर बारिश हो रही है। 5 दिनों से जारी बारिश के बाद महाराष्ट्र में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। देश के अलग अलग राज्यों की एक ही सी कहानी है। ये 6 तस्वीरें जो बयां कर रही है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का कहर है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात का है। मूसलाधार बारिश से राज्य के कई जिले पानी से लबालब हैं। जूनागढ़ में पिछले 24 घंटों में 10 से 13 इंच तक रिकॉर्ड बारिश हुई है। आज भी मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जूनागढ़ में बादल लगातार बरस रहे हैं। भावनगर, अमरेली, द्वारका में भी जमकर बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। अलग अलग शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अचानक जलभराव से कई इलाकों में लोग फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश की वजह से सड़क हो या हो खेत, गांव हो या फिर हो शहर, पोरबंदर की तस्वीरें आपको परेशान करेंगी, क्योंकि भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। जल भराव के कारण एक मर्सिडीज कार पानी में फंस गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी महंगी हो या फिर गाड़ी सस्ती हो। सड़क पर आ जाने के बाद स्थिति सबकी एक जैसी है, दुर्गति सबकी बराबर है। एक तस्वीर ये इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि कुछ गाड़ियां इस सैलाबी आफत से जूझते हुए आगे बढ़ पा रही है, लेकिन एक गाड़ी वहीं पर बंद होकर पड़ी है। देखिए, पूरे पोरबंदर में ऐसा ही हाल है। चारों तरफ घुटनों तक पानी भरने से आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जल जमाव है। अच्छी खासी संख्या में पानी सड़कों पर जमा हो गया है। सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से पहियों पर रफ्तार जो है, पहियों की जो रफ्तार है वो थम सी गई है। गाड़ियां फंस रही हैं, दोपहिया वाहन भी फंस रहे हैं। अचानक आए पानी की वजह से पोरबंदर में स्कूली बच्चे ब्रिज पर फंस गए। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने 45 बच्चों और 4 शिक्षकों को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला है। उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने। अच्छा, बच्चों को आप देखिए, किसी भी परिस्थिति में वो खुश रहना जानते हैं और इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली में भी बैठे हुए हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखें, ये रेस्क्यू ऑपरेशन से ही जुड़ी हुई है। एनडीआरएफ ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। रस्सी की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। चारों तरफ चूंकि पानी ही पानी भरा हुआ है, इलाके के लोग बड़े परेशान हैं। अब ये इलाका रहने लायक रहा नहीं है, इसलिए एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस रस्सी की मदद से एक एक करके यहाँ के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सूरत, भरूच, नवसारी, जूनागढ़, वलसाड, द्वारका, पोरबंदर, तापी, इसके अलावा अमरेली, भावनगर, जामनगर या फिर मोरबी, हर तरफ एक ही सी तस्वीरें हैं। जबरदस्त बारिश के बाद इलाके डूबे डूबे हैं। वहीं मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है। लगातार 3 दिन की भारी बारिश ने बीएमसी की पोल खोलकर रख दी है। मुंबई गड्ढों की नगरी बन गई है। माया नगरी में सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं।
बीएमसी का जो सालाना बजट है वो 75,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन वो मुंबई में भारी बारिश से निपटने के लिए कितना तैयार है, ये पहली बारिश के दौरान जगह जगह सड़कों के तालाब बनने से नजर आने लगा है। इस वक्त मैं हूं मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी इलाके में। यह दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, लेकिन इस इलाके की क्या स्थिति है ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए। ये है विकास केंद्र की सड़कें जो गड्ढों से भरी पड़ी है। यहाँ एक दो नहीं कुल 3 गड्ढे हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा गड्ढा दिखाता हूँ। देखिए ये है छोटा गड्ढा, इसके ठीक बगल में ये है इससे बड़ा गड्ढा और इसके ठीक बगल में ये है सबसे बड़ा गड्ढा। अब आप सोचिए जरा, इस इतने बड़े शहर के इतने प्रमुख इलाके में 3 बड़े गड्ढे हैं। अब ये सिर्फ गड्ढे कितने बड़े हैं, उससे ज्यादा गहरे कितने ये भी मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी, इनसे हम इस लकड़ी को लेंगे और दिखाएंगे। लकड़ी देखिए किस तरह से पानी के भीतर जा रहा है। इससे अब पता चलता है कि ये गड्ढा सड़क से कितना ज्यादा गहरा है। जब इतने गहरे गड्ढे में गाड़ियों के पहिए जब जाएंगे तब उनकी क्या हालत होती रहेगी, आप सोचिए जरा। ये बीकेसी को विकास केंद्र के रूप में डेवलप किया गया ये अपस्किल इलाका है, जहां पर आपको मैं चाहूंगा कि ऊंची ऊंची इमारतों को भी आप देखिए जरा। मुंबई के सबसे जितने भी बड़े उद्योग घराने हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक है या फिर अन्य केंद्र है, वो सभी के दफ्तर आपको यहां दिख जाएंगे। लेकिन आज इस बीकेसी की स्थिति क्या है आप इसे देखिए जरा। बड़े बड़े गाड़ियां, फॉरेनर जब यहां से गुजर रहे हैं तो वो भी इन सड़कों को देखकर क्या सोच रहे होंगे, किस तरह का विकास हो रहा है यहाँ पर। जिस जगह से प्रतिदिन अरबों रुपए का व्यापार होता है, उस केंद्र के मुख्य सड़क पर, ये टी जंक्शन है, एमटीएनएल का टी जंक्शन है, यहाँ से गाड़ियां आती है और गुजरती हैं वाकोला की ओर। और देखिए उसके मुख्य सड़क पर, मुख्य टर्न पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। और आइए अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद की रेस की। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इस दौरान विपक्ष के सभी बड़े नेता भी मौजूद हैं। सोनिया गांधी समेत 80 सांसदों ने बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पत्र में प्रस्तावक के रूप में दस्तखत किए हैं। इस दौरान विपक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी बिहार में इन दिनों वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन नामांकन के बाद वो वापस से आज शाम को अपनी यात्रा में शामिल हो जाएंगे। आज उपराष्ट्रपति पद के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कल एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया था। तस्वीरें लाइव इस वक्त आपके सामने हैं। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में संजय राउत दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये नॉमिनेशन फाइल करते हुए तस्वीरें पी सुदर्शन रेड्डी की। सोनिया गांधी भी यहाँ पर मौजूद हैं। एनसीपी जो कि इंडिया ब्लॉक का गठन दल है, उनके नेता शरद पवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और पूरा इंडिया ब्लॉक उनके साथ है। इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता उनके साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संजय राउत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं जो अलग अलग घटक दलों से आते हैं वो इस वक्त मौजूद हैं इस नामांकन के दौरान। कल भी आपने ऐसी ही तस्वीर देखी थी जब सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। तब एनडीए ने अपनी शक्ति दिखाई थी और आज इंडिया ब्लॉक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से देखें तो इंडिया ब्लॉक के पास नंबर्स नहीं है और इंडिया ब्लॉक ये अच्छे से जानता है। लेकिन लड़ाई नैरेटिव की है, ये लड़ाई ये बताने की है कि विपक्ष बड़ा मजबूत है। ये लड़ाई इस बात की है कि विपक्ष ये बताए, ये संदेश कन्वे करे कि हमारी आवाज अलग है और हमारी आवाज ऐसे ही उठती रहेगी। अभी सोनिया गांधी और शरद पवार, पीछे धर्मेंद्र यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को बता देते हैं। कल ही आपने देखा एनडीए के उम्मीदवार की ओर से यानी कि राधाकृष्णन ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, कैबिनेट के बड़े लीडर्स की मौजूदगी थी और एनडीए ब्लॉक के तमाम
घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी थी। और आज तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया ब्लॉक के नेताओं की देख रहे हैं। सोनिया गांधी प्रस्तावक के तौर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव, और पिछली पंक्ति में आप देखेंगे तो धर्मेंद्र यादव भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना से संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, अगर मैं ठीक तस्वीर देख पा रही हूँ, तो वहीं शरद पवार भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल शक्ति प्रदर्शन के लिए ही है। विपक्ष ये जानता है कि संख्या बल में सरकार से विपक्ष थोड़ा कमजोर जरूर है और विजय होना लगभग नामुमकिन सी दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि नैरेटिव की लड़ाई है, दक्षिण वर्सेस दक्षिण की लड़ाई है, ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई है, तो इस नैरेटिव में विपक्ष पीछे नहीं रहना चाहती है और एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को इस पद के लिए चुनकर वो भी एक स्टैंड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि हमारे उम्मीदवार भी सशक्त हैं, मजबूत हैं, दक्षिण से प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे समाज से आते हैं जो कि पिछड़ा कहा जाता है। सोनिया गांधी जब प्रस्तावक बनी उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने, हस्ताक्षर करते हुए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और पी सुदर्शन रेड्डी उन्होंने खुद राहुल गांधी की तारीफ भी की और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। क्या चर्चा चल रही है वहाँ की आवाज़ें तो आप तक पहुँचाना मुश्किल है, लेकिन चर्चाएं सामान्य तौर पर पूरी प्रक्रिया को लेकर ही होती है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ गई हैं। सुदर्शन रेड्डी के नॉमिनेशन की तस्वीरें इस वक्त विजय लक्ष्मी हमारे दर्शक देख रहे हैं। कुछ चेहरे हम देख पाए हैं और कौन कौन इस वक्त प्रस्तावकों में शामिल है, दर्शकों को जानकारी दें और डीएमके का स्टैंड भी एक बार क्लियर करें। देखिए, प्रस्तावकों में सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, वो मेन प्रपोजर हैं। उसके अलावा जो उस प्रपोजल को सेकंड कर रहे हैं उसमें तिरुचि शिवा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये तमाम नाम हैं जो इस प्रपोजल को जो है जो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की जो वो है राम गोपाल यादव, तिरुचि शिवा और मल्लिकार्जुन खड़गे सेकंड प्रपोजर हैं और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा मेन प्रपोजर हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया अभी नामांकन की फिलहाल चल रही है और इस बार जिस तरह से पूरा संपूर्ण विपक्ष एक तरीके से कह रहा है कि ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, हालांकि नंबर गेम जरूर विपक्ष के पास नहीं है। 392 के करीब की संख्या विपक्ष के पास है, तो वहीं सत्ता पक्ष के पास 427 के करीब सांसदों का समर्थन है। ऐसे में लगता नहीं कि कोई भी तकनीकी तौर पर कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो एनडीए के कैंडिडेट को आने वाली है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आइडियोलॉजी की एक बड़ी लड़ाई विपक्ष लड़ना चाहता है और जिस तरह से सत्ता पक्ष या एनडीए की तरफ से डीएमके को एक धर्म संकट में डालने की कोशिश की गई थी सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर, तो विपक्ष भी वाईएसआरसीपी, बीआरएस और टीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें से कुछ एनडीए के घटक दल हैं, उनको एक धर्म संकट में डालना चाहती है आंध्रा या तेलंगाना प्राइड के नाम पर। तो वहीं हालांकि डीएमके की जहां तक आपने बात की, तो डीएमके शुरू से कहता आया है कि क्योंकि संघ से जुड़े रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, ऐसे में उनकी दावेदारी को या उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट करना उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है और उनके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, अपने डोमेस्टिक इलेक्टोरेट को माफ कीजिएगा समझाने की नहीं होगी, ऐसा डीएमके मानती है। बहरहाल तमिल प्राइड के मुद्दे पर जरूर ये कहा गया कि शायद डीएमके के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन डीएमके के जिन नेताओं से हमने बात की उनको ऐसा नहीं लगता है। बहरहाल एक दिलचस्प मुकाबला जरूर होगा। दक्षिण भारत अगर आप कहें, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की जो मेन बैटल है वो उसकी जो भूमि है वो दक्षिण भारत बन गई है। तमिलनाडु से एक कैंडिडेट है एनडीए के, तो तेलंगाना से दूसरे कैंडिडेट हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस बी सुदर्शन विजय लक्ष्मी, इस मुकाबले को दिलचस्प करने की कोशिश की गई। साउथ से ही दोनों उम्मीदवार आते हैं, तमिलनाडु से एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। सबसे ज्यादा नजरें डीएमके पर थी, लेकिन उनके जो सांसद हैं तिरुचि शिवा, वो फ्रंट लाइन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कम से कम विजय लक्ष्मी ये कहा जा सकता है कि जितने भी शक शुबा थे या डीएमके को लेकर जितनी भी बातें कही जा रही थी वो यहां पर अंत होती हैं। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल
बिल्कुल, देखिए तिरुचि शिवा न सिर्फ फ्रंट रो में बैठे हैं बल्कि वो प्रपोजल को सेकंड करने वाले सांसदों में भी एक हैं। उनका नाम है जो इस प्रपोजल को जो है वो सेकंड कर रहे हैं। तो ये डीएमके एक संदेश देते हुए और शायद इसीलिए उनको जो है वहां पर एक सेकंड प्रपोजल की तरफ से इंडिया ब्लॉक की तरफ से रखा गया होगा। लेकिन प्राची, शुरू से डे वन से डीएमके के तमाम सांसदों से जो बातचीत मेरी हो रही थी, चाहे वो कणिमोई हो या बाकी जो वरिष्ठ सांसद हैं डीएमके के, वो ये बात कह रहे थे कि उनके लिए डोमेस्टिक अपने इलेक्टोरेट को समझाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि संघ से जिस तरह आते हैं सीपी राधाकृष्णन, तो उनको लगता है कि एक आइडियोलॉजिकल बैटल को अपने इलेक्टोरेट को समझाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत तमिलनाडु सवाल इसलिए उठा ना, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, ये बयानात भी जो हैं वो सांसदों की ओर से ही आए थे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो गया था कि क्या तमिल प्राइड, तमिल से आने वाले नेता की तरफ क्या कोई झुकाव रखना या ना रखना, ये एक टॉक ऑफ द टाउन बन सकता है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, वो राजनीति क्योंकि परसेप्शन का खेल है और तमिलनाडु में चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगले साल के अंत तक आपको तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वहीं आंध्रा या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो चुनाव बहुत दूर है। और राजनीति में क्योंकि परसेप्शन बनाने की कोशिश जो है पुरजोर तरीके से की जाती है, और अब जब अगले साल चुनाव होंगे तो तमिलनाडु में ये मुद्दा ज़रूर बनाया जा सकता है कि किस तरह से तमिल प्राइड के अगेंस्ट में जाकर के डीएमके ने एक तरीके से उस कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया जो राज्य से आते थे, बल्कि एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट किया जो किसी दूसरे राज्य से थे। तो ये एक मुद्दा जो है वहां पर एआईएडीएमके या भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। लेकिन जहां तक विपक्षी खेमे की बात है या परसेप्शन की बात है, क्योंकि आंध्रा और तेलंगाना दोनों राज्य जहां पर रेड्डी समुदाय की जो जनसंख्या है वो काफी अच्छी है, उन दो राज्यों में जो चुनाव है वो बहुत दूर है। तो ऐसे में ये नैरेटिव और परसेप्शन बिल्डिंग तब तक चला पाना विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन जरूर हम बात करें तो कास्ट फैक्टर पर कितनी चर्चा होती है? देखिए मीनाक्षी, जो कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन ने जो बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, उसमें एक बड़ी वजह, और रेड्डी समाज से आते हैं, काफ़ी वोकल कम्युनिटी, अगर आंध्रा तेलंगाना दोनों राज्यों की मैं बात करूं तो वहां पर एक वोकल जो है वो कम्युनिटी है। और अभी के जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो भी रेड्डी समाज से हैं। इससे पहले बीआरएस से अगर हम बात करें तो पहले भी हमने देखा कि काफ़ी सारे जो हैं इस कम्युनिटी से लोग जो हैं मुखर भूमिकाओं में रहे। आंध्रा हालांकि डिवीजन के बाद थोड़े चेंजेस जरूर आए, लेकिन फॉरवर्ड कम्युनिटी है। पर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो ऑपोजिशन देखता है वो जो तेलंगाना का कास्ट सर्वे हुआ, जिसके बाद 42% का रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया कास्ट सेंसस करवाने के बाद, उसके लिए जो कमिटी बनाई थी, एक इंडिपेंडेंट कमिटी जो बनाई थी, उसके हेड थे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। तो एक तरीके से आप कहें कि तेलंगाना में ओबीसी वेलफेयर का खाका तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो इस कमेटी पर भी थी और वो खाका जो है पूरा। ठीक है विजयलक्ष्मी, अभी देखिए नॉमिनेशन फाइल करने की तस्वीरें हमारे सामने हैं। नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, बी सुदर्शन रेड्डी अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और उनके साथ पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा था। जितनी भी पार्टियां हैं वो सब एक साथ नजर आ रही थी। फ्रंट रो में सबको जगह मिली, चाहे समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी शरद पवार गुट हो, डीएमके की बात कर लें, यूबीटी की बात कर लें, तो इन तमाम जो नेता हैं वो फ्रंट रो में हमें बैठे हुए नजर आए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी हमें फ्रंट रो में बैठे हुए नजर आए। विपक्ष जो है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो विजयलक्ष्मी, चाहे ये वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का मुद्दा हो, कम से कम एक लाइन लेंथ देश के सामने रख रहा है कि हम सब एक हैं। मुद्दे अब चाहे कुछ भी हो, हम साथ एक मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, एक आवाज हमारी रहेगी। और आइए एक बार फिर से गड्ढों से भरी हुई मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश ने बीएमसी की पोल खोल कर रख दी है। मुंबई गड्ढों की नगरी बन गई है। माया नगरी में सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। बीएमसी का सालाना बजट 75,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन मुंबई में भारी बारिश से निपटने के लिए ये बीएमसी 75,000 करोड़ का ये खर्च कहां करती है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। बारिश के दौरान जगह जगह सड़कों पर तालाब क्यों बन जाता है, गड्ढे क्यों बन जाते हैं? बीएमसी को पिछले 5 दिनों के अंदर 2135 नए गड्ढों की शिकायत मिल चुकी है। मुंबई के सबसे व्यस्त ब्रिज में से एक वकोला ब्रिज पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में हालात कैसे बद से बदतर हो रहे हैं। एक तरफ पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई, तो अब जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है, गड्ढे आप देख लीजिए, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं जो दावों की पोल खोल रहे हैं। और सवाल खड़ा हो रहा है कि जो करोड़ों का बजट है उसे कहां खर्च किया जाता है। मुंबई के वाकोला इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं। वाकोला ब्रिज पूरी तरह से टूट गया है। भारी भरकम पुल गड्ढों में तब्दील हो चुका है। आपको मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं और गाड़ी लेकर सड़क पर निकलने का विचार कर रहे हैं तो जरा संभल कर, आपका यह सफर जानलेवा साबित हो सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई की सड़कें अब सड़कें नहीं रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे इन सड़क पर उभर आए हैं। इस वक्त हमें मुंबई के वाकोला ब्रिज पर, यह मुंबई का सबसे व्यस्ततम ब्रिज है, और इस ब्रिज की हालत क्या है ये देखिए। इस ब्रिज पर सिर्फ और सिर्फ हमें गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। छोटे बड़े गड्ढे और बहुत बड़े बड़े गड्ढे इस ब्रिज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से आम लोगों को, वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से गड्ढों में जैसे ही गाड़ियों के पहिए जाते हैं, गाड़ियां खराब हो रही है, लोगों को चोट लग रही है। कई जगहों पर इन गड्ढों में गिरने की वजह से लोगों की जान तक जा चुकी है। बावजूद इसके इस समस्या को हल करने के लिए जिस तरह के प्रयास की जरूरत है वो होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ आप सामने देखिए किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे वाकोला जैसे अहम ब्रिज पर नजर आ रहे हैं, तो सोचिए अन्य सड़क की क्या हालत होगी। और इस समस्या को लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। जरा आप सोचिए, जरा इतना बड़ा गड्ढा सिर्फ एक जगह पर हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही में ये पूरा रोड अगर आप देखेंगे, देखिए लोग शिकायत कर रहे हैं, जैसे ही हमें देख रहे हैं लोग शिकायत कर रहे हैं कि इन गड्ढों की समस्या को एड्रेस करने को लेकर सरकार को जो है कहा जाए, क्योंकि लंबे समय से इस जगह पर ये गड्ढे हैं। और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि मुंबई की कई सड़कों पर इसी तरह से हम गड्ढे देख रहे हैं। 1 जून से लेकर 19 अगस्त तक 10,000 से ज्यादा गड्ढों की शिकायतें आम लोगों द्वारा की गई है। और इन गड्ढों की हालत देखिए जरा, रोजाना प्रतिदिन जो बाइकर्स है, खासतौर पर इन बाइकर्स को सबसे ज्यादा समस्या इस गड्ढों की वजह से होती है। और जिस तरह से गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस वजह से हाईवे पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ियां टूटती है, गाड़ियों का नुकसान होता है। लोगों से हम मिल रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें चोट लगती है। लेकिन इन गड्ढों को भरने को लेकर जो काम किया जाना चाहिए, जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, वो मटेरियल भी काफी जी देखिए लोग शिकायत कर जा रहे हैं, काफी पुअर क्वालिटी का होता है, जिस वजह से गड्ढे दोबारा सड़क पर आ जाते हैं, जिस वजह से शिकायत होती है। बताइए सर क्या हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है रोड को देख के, बुरा हाल है रोड का, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। यहाँ रोड पे खड्डे के अंदर रोड पता नहीं चल रहा है। देखिए इन्होंने एक बड़ी बात कह दी, सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, यह कहना बहुत मुश्किल है। तो ये समस्या लगातार बनी हुई है। मुंबई के आप किसी भी इलाके में चले जाएं, हर तरफ इसी तरह के बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों की वजह से आम लोग, वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशानी उठा रहे हैं। बरसात अभी तक 2 महीने और बाकी है, ऐसे में इन लोगों का क्या होगा यह सोच कर भी उन्हें काफी डर लगता है। और हमेशा जब भी घर से निकलते तब उन्हें जान जाने का डर हमेशा सताते रहता है। तो ये मायानगरी मुंबई की हालत है, जहां पर करोड़ों रुपए टैक्स के तौर पर वसूले जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? मिलती है उन्हें परेशानियां, इस तरह की दिक्कतें। और इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए जिस तरह के पहल की जरूरत है वो पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ जगहों पर जरूर शिकायत मिलने के बाद बीएमसी दावा करती है, अन्य जो प्रशासन के विभाग है जिनके अंडर जो रोड आता है वो दावा करते कि हमने उस गड्ढे को भर दिया। लेकिन बरसात होती, दोबारा गड्ढे वहां पर निकल आते हैं। 2 दिनों से मुंबई में लगातार बरसात हुई, उसके बाद आज मुंबई के लगभग सभी जगहों पर इसी तरह से बड़े बड़े गड्ढे फिर एक बार उभर आए हैं। लोगों की सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि सरकार युद्ध स्तर पर इन गड्ढों को भरने को लेकर पहल शुरू करे। और अब आइए आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के एटा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। तैयार करके एक विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता जनार्दन के सुझाव को लेकर के फिर अपनी कार्य योजना को पूरी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करने का आह्वान करेगी। और आज इसी दृष्टि से मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय यह भी है कि श्री सीमेंट केवल एक प्लांट नहीं है सीमेंट का, इसके द्वारा अपने सीएसआर के मद से लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
और उसमें से एक है भारत के सेना के, अर्धसेना के और उन शहीद परिवारों के लिए, जिन परिवारों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उन परिवारों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए भी श्री सीमेंट फ्री में सीमेंट उपलब्ध करवाने का काम करता है। अकेले इस यूनिट ने अब तक 183 परिवार को 183 परिवार। तो उत्तर प्रदेश की एटा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास का लेखा जोखा वो रख रहे हैं सामने, किस तरीके से प्रदेश प्रगति करे, ये दिशा निर्देश।